हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम संतोष है और मैं सीएससी 2018 की सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। ये हमारी वर्ल्ड मैप की सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर के अंदर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, इसकी कंट्रीज के बारे में, इसके इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स एंड सम फैक्चुअल डिटेल्स के बारे में। लेक्चर नंबर 2 एंड 3 के अंदर हम ऑलरेडी एशिया कवर कर चुके हैं एंड लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने ऑलरेडी यूरोप कवर कर लिया है। इससे पहले कि हम इस लेक्चर में आगे बढ़ें, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप एक बार आपने जो अपने नोटबुक में जो नोट्स बनाए हैं उनको प्लीज एक बार रिवाइज कर लीजिए और इस लेक्चर के लिए भी अपनी नोटबुक अपने साथ में रख के चलिएगा। तो हम चलते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की तरफ। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ फैक्चुअल डिटेल्स जो आपको पता होनी चाहिए कि एक ये सेकेंड लार्जेस्ट एरिया वाइज ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हमने कौन सा पढ़ा था? एशिया, और ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो ये पॉपुलेशन वाइज भी सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है। ये इवन तो सेकंड मोस्ट पॉपुलस है, लेकिन अगर हम एज वाइज बात करें तो ये सबसे यंगेस्ट कॉन्टिनेंट के अंदर आता है एज वाइज। इसकी जो पॉपुलेशन है वो सबसे यंग है सारे कॉन्टिनेंट्स के अंदर। और इसमें जो अल्जीरिया है ये सबसे बड़ा कंट्री है, एरिया वाइज ये सबसे बड़ा कंट्री है। वेयरएज अगर पॉपुलेशन की बात करें हम तो जो नाइजीरिया है ये इसका मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। याद रह जाएगा आपको। आई होप आपने नोट भी कर लिया होगा कि जो अल्जीरिया है ये इसका एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री है एंड जो नाइजीरिया है ये इसमें इसका लार्जेस्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री है नाइजीरिया। और इसमें से जो हम सर्कल्स ऑफ लैटिट्यूड की बात करते हैं तो इसमें से चारों, पहला कौन सा है हमारा? इक्वेटर। यहाँ से कहीं से इक्वेटर क्रॉस करता है। then somewhere from here the tropic of cancer and then somewhere from here we also cross this Capricorn, the tropic of Capricorn, and somewhere from here it also crosses the prime meridian, the 0 degree ग्रीनविच लाइन। तो ये चारों जो सर्कल्स ऑफ लैटिट्यूड है, सिर्फ ये इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से चारों द सर्कल ऑफ लैटिट्यूड्स क्रॉस करते हैं। इसका ये जो एरिया है इस एरिया को हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का अगर आप लोकेशन देखें तो इसका लोकेशन इक्वी डिस्टेंस है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, और इक्वेटर से इक्वी डिस्टेंस की लोकेशन पे ये बना हुआ है। तो ये तो कुछ मेजर फैक्चुअल डिटेल्स हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। हम इसके लोकेशन की स्टडी करते हैं तो इसके वेस्ट साइड के अंदर हमें दिखता है अटलांटिक ओशन और ईस्ट साइड में है इंडियन ओशन, और इसके साउथ साइड के अंदर आ जाता है सदर्न ओशन। यहाँ पे नीचे अंटार्कटिका आ जाता है एंड देन हियर कम्स द सदर्न ओशन इन बिटवीन देम। सबसे ऊपर इसके और यूरोप के बीच में जो वाटर बॉडी का नाम है उसका नाम है मेडिटेरेनियन सी। वेयरएज जो अफ्रीका है ये एशिया के साथ इस एक पेनिनसुला के साथ कनेक्टेड है लैंड वाइज, जिसका नाम हमने क्या पढ़ा था? सिनाई पेनिनसुला। आपको याद आ रहा है हमने इजिप्ट के बारे में बात करी थी कि जो इजिप्ट है इसका ये पोर्शन ये कंट्री वाइज अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है, लेकिन इसका ये जो एरिया है लैंड का ये एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है और इसको क्या नाम बोलते हैं? सिनाई पेनिनसुला। और इसी सिनाई पेनिनसुला के पास से सुएज कनाल भी निकलती है, हमने देखा था ये। और ये है रेड सी जो है ये वाटर बॉडी है जो कनेक्ट करती है एशिया और अफ्रीका को। इस पेनिनसुला को हमने क्या नाम से पढ़ा था? अरेबियन पेनिनसुला, जो एशिया कॉन्टिनेंट का है। और उसके बाद यहाँ पे है गल्फ ऑफ एडन। रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता हुआ हमने कौन सा स्ट्रेट पढ़ा था? बाब अल मंदब पढ़ा था। आपको याद है हमने एक एग्जांपल लिया था कि अगर हम नॉर्थ अमेरिका से किसी एक कंसाइनमेंट, अगर हम इराक से किसी एक कंसाइनमेंट को नॉर्थ अमेरिका लाएंगे तो हम कहाँ से जाएंगे? हम अटलांटिक ओशन से, मेडिटेरेनियन सी से, सुएज कनाल को क्रॉस करते हुए रेड सी, देन बाब अल मंदाब, गल्फ ऑफ एडन, एंड देन विल क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ ओमान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड पर्शियन गल्फ से इराक। ये हमारा रूट रहेगा। ये हमने एशिया के लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर हम देखें कि इसमें कंट्रीज कौन सी हैं तो
इसमें काफी सारी छोटी छोटी कंट्रीज हैं। आपको इन कंट्रीज का जो बॉर्डर है वो भी लगेगा कि बहुत स्ट्रेट लाइन बॉर्डर है, तो आप सोचोगे कि इतना स्ट्रेट लाइन बॉर्डर तो कंट्रीज का होता नहीं है। तो इसका रीजन क्या है कि जब डीकोलोनाइजेशन होना स्टार्ट हुआ था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, तो जो कॉलोनाइजिंग कंट्रीज थी उन सारी कंट्रीज ने सिंपल पेपर पे लाइन ड्रॉ करके अपने बीच में इन कंट्रीज का डिवीजन कर लिया था। सो दिस इज अ रिजल्ट ऑफ एक्चुअली अ पॉलिटिकल डिसीजन कि इन जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, जो यूरोपियन कंट्रीज थी, उन्होंने इस तरीके से सिंपल पेपर पे लाइन ड्रॉ करके अपने अंदर इन कंट्रीज का डिवीजन कर लिया था। तो हम देखते हैं कि एक बार मेजरली देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आती है। सबसे ऊपर हमारी है मोरक्को। मोरक्को जो है, इसका ये जो बिल्कुल आपको दिख रहा है नोक यहाँ पे ऊपर, जहाँ पे आपको स्पेन के नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ गिलबर्टार। ये स्ट्रेट ऑफ गिलबर्टार मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करती है और अफ्रीका को यूरोप के कॉन्टिनेंट से कनेक्ट करती है, स्ट्रेट ऑफ गिलबर्टार की। एंड देन वी हैव अल्जीरिया, जो हमने क्या पढ़ा था, एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री है। देन वी हैव अ स्मॉल कंट्री हियर, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। देन वी हैव सुडान एंड देन वी हैव द साउथ सुडान। तो जो साउथ सुडान है ये अभी तक का सबसे यंगेस्ट बना हुआ नेशन है। पहले साउथ सुडान एंड सुडान एक ही हुआ करते थे, लेकिन रिसेंटली द साउथ सुडान गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द सुडान और ये साउथ सुडान कहलाया। देन वी हैव द यूथोपिया, इरिट्रिया, जिबाउती, सोमालिया। ये जो एरिया है इसको हम लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। इन 4 कंट्रीज को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। देन वी हैव चाड हियर, नाइजर एंड नाइजीरिया। नाइजीरिया हमने क्या पढ़ा था, मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। देन माली, देन वी हैव द मॉरिटेनिया, देन वी हैव द वेस्टर्न सहारा, सेनेगल, द गाम्बिया। ये बिल्कुल आपको एक यहाँ पे येलो लाइन दिख रही होगी, जहाँ पे मेरा पेन चल रहा है यहाँ पे येलो लाइन है, तो ये बिल्कुल सेनेगल के अंदर ही एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है द गाम्बिया। देन वी हैव द गिनी बिसाओ, ये देखो ग्रीन का छोटा सा। देन वी हैव द गिनी, देन वी हैव अ स्मॉल कंट्री सीरा लियोन, देन वी हैव लाइबेरिया, देन वी हैव द अनदर कंट्री कोट दीवार। यहाँ पे देखो आपको ये कंट्रीज दिखेगी कि बिल्कुल ऐसे स्क्वायर की तरह बनी हुई है, छोटी सी। यह तागो दिखेगा आपको, ये घाना है, यहाँ पे ये तागो है, ये बेनिन है, ये बुर्किना फासो है। ये देखो बिल्कुल छोटी सी कंट्रीज है। तो आप समझो कि ये कॉलोनाइजेशन एंड डीकोलोनाइजेशन का रिजल्ट है ये सारी कंट्रीज की बाउंड्रीज। देन वी हैव यहाँ पे कैमरून और यहाँ पे ये छोटा सा एक आइलैंड, और ये गैबोन और कैमरून के बीच का कंट्री है इक्वेटोरियल गिनी। एंड यहाँ पे एक बिल्कुल छोटा सा कंट्री है, आइलैंडिक कंट्री, जिसका नाम है साउथ ओमेन प्रिंसिपी। कोंगो की हमारे पास 2 कंट्रीज है, एक इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक तो है कोंगो और एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। बोथ आर वेरी डिफरेंट। एंड देन वी हैव द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, युगांडा, केन्या। यहाँ पे आपको 2 छोटी छोटी सी कंट्रीज दिखेगी, रवांडा एंड बुरांडी। रवांडा एंड बुरांडी छोटी सी कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो और तंजानिया के बीच में सैंडविच्ड है। देन वी हैव वन मोर कंट्री, अंगोला, जाम्बिया, मालावी, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोस्वाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अंदर आपको 2 कंट्रीज दिख रही होगी, इसका नाम है लेसोथो और इसका नाम है एस्वानी। ये एस्वानी है और ये लेसोथो है, और इसके बिल्कुल मोजाम्बिक चैनल से सेपरेट हुआ एक आइलैंड है जिसका नाम है मेडागास्कर आइलैंड। आपने मूवीज भी देखी होगी मेडागास्कर की, द एडवेंचर ऑफ मेडागास्कर, आई थिंक यही नाम है। तो ये दिस इज द सेम मेडागास्कर। तो दीज आर सम मेजर कंट्रीज। और यहाँ पे आपको कुछ आइलैंड्स भी दिखेंगे, जैसे रियूनियन आइलैंड हो गया, मॉरिशस हो गया, कोमोरोस हो गया, यहाँ पे मायोती भी है, एंड देन सेचेल्स। दीज आर दी आइलैंड्स लिंक्ड विद दी अफ्रीका। सो ये इसकी मेजर कंट्रीज हो गई हैं। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फीचर है विच इज कॉल्ड ग्रेट रिफ्ट वैली। ग्रेट रिफ्ट वैली क्या है? अच्छा, हमने लेक्चर 1 के अंदर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ा था। उसके अंदर हमने क्या स्टडी करा था कि जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से दूर मूव करती हैं। तो हमने अफ्रीकन प्लेट भी पढ़ा था। तो अफ्रीकन प्लेट में अगर आप यहाँ पे देखो, ये आपको रेड बॉर्डर दिखाई दे रहा होगा, ये हम पेन का कलर चेंज करते हैं एक्चुअली, सो इट विल बी इजीली विजिबल। ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा। सो ये क्या है? ये डाइवर्जेंट बाउंड्री है। डाइवर्जेंट हमने क्या पढ़ा था? जो एक दूसरे से दूर जा रही होती है।
ये जो बाउंड्री है जो यहाँ पे लेबनान की बेका वैली से स्टार्ट होती हुई मोजाम्बिक तक जाती है, ये पूरी की पूरी इस अफ्रीका प्लेट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। दो पार्ट्स कौन से में डिवाइड कर रही है, एक तो नुबियन में और एक सोमाली प्लेट के अंदर। ये इस तरीके से डाइवर्जेंट हो रही है, तो इसको हम जो बोलते हैं, इसको हम ग्रेट रिफ्ट वैली बोलते हैं। इसको दो पार्ट्स में बोलते हैं, एक ईस्टर्न रिफ्ट वैली एंड वेस्टर्न रिफ्ट वैली। इस रिफ्ट वैली की वजह से यहाँ पे बहुत सारी लेक्स और बहुत सारे माउंटेन्स बने हुए हैं। अभी हम आगे में देखते हैं। तो आपको ये समझ आ गया कि अफ्रीका की जो प्लेट है, ये यहाँ पे एक फॉल्ट है, उस फॉल्ट की वजह से ये स्लोली एक से दूसरे से दूर जा रही है। मतलब आप ऐसे समझो कि अगर अभी यहाँ पे कोई लेक नहीं बनी हुई है, तो हो सकता है कि आगे आने वाले 10 सालों में ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर हो जाएगी और यहाँ पे एक टेक्टोनिक लेक बन जाएगी यहाँ पे। सो दीज प्लेट्स आर एक्चुअली मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ये इस तरीके से देखो, ये जो है ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही है, तो ये एरिया नीचे हो जाएगा। एंड समहाउ इफ यू लुक इनटू दिस, ये एक डायग्राम है कि जो रिफ्ट वैली है वो फ्यूचर में एक सी में इवॉल्व हो जाएगी। किस तरीके से इवॉल्व हो जाएगी कि अभी जो है धीरे धीरे इनमें बस छोटी छोटी सी लेक्स बनी हुई हैं, ये अभी लेक्स की फॉर्म में है। और ये वाले जो है यहाँ पे ये ब्लॉक माउंटेन बन रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक माउंटेन की पूरी एक ईस्ट अफ्रीकन माउंटेन की चेन है। यहाँ पे ये जो ईस्ट अफ्रीकन माउंटेन की जो चेन है, ये कौन सी कंट्रीज से निकलती है, जो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो ये है हमारी केन्या को कवर करती है, हमारी युगांडा को कवर करती है, हमारे तंजानिया को कवर करती है, हमारे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को कवर करती है, हमारे रवांडा को कवर करती है एंड बुरांडी को भी कवर करती है। ये जो ब्लॉक चेन, ये जो दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये एक दूसरे से दूर जाती हुई प्लेट्स इन सारी कंट्रीज को कवर करती हैं। तो क्या होगा कि एक दूसरे से जब दूर दूर शिफ्ट होती जाएंगी, तो यहाँ पे ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया पानी से भरता जाएगा और धीरे धीरे ये ओशन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक सी के अंदर। अभी पहले ये सी बनेगा और उसके बाद में ये पूरा एक मेच्योर ओशन बन जाएगा, जैसे कि अटलांटिक ओशन, ये एग्जांपल दिया है। तो इस तरीके से ये पूरा ओशन बन जाएगा और यहाँ पे ये जो अंदर से मोल्टन लावा निकल रहा था, उसकी वजह से ये वोल्केनिक माउंटेन्स बन के पूरा मिड ओशनिक रिज बना देगा। सो दिस इज हाउ दिस रिफ्ट वैली वुड लुक इन द फ्यूचर। सो यहाँ पे देखो, आपको दिखेगा ये एक अफार जंक्शन है, जहाँ पे इसको एक ट्रिपल जंक्शन बोलते हैं, यहाँ पे जहाँ पे ये तीनों प्लेट्स एक दूसरे से डाइवर्जेंट हो रही है। एंड देन वी सी यहाँ पे आपको बहुत सारी छोटी छोटी लेक्स दिखेंगी, लेक अल्बर्ट, एडवर्ड, लेक किवू, ये सारी लेक्स जो इसी वजह से बनी हुई है कि ये जो दोनों प्लेट्स हैं ये एक दूसरे से दूर ड्रिफ्ट हो रही हैं। और यहाँ पे आपको माउंटेन रेंजेस दिखेंगे बहुत सारी। सी दिस, ये है ईस्टर्न रिफ्ट वैली क्योंकि ईस्ट साइड में है, और ये है वेस्टर्न रिफ्ट वैली क्योंकि वेस्ट साइड में है। तो इन्हीं की वजह से लेक्स बनी है बहुत ज्यादा। जैसे ये लेक विक्टोरिया है, लेक एल्बर्ट है, लेक तुर्काना, लेक एडवर्ड, लेक तंजानिया एंड लेक मालावी। ये सारी लेक आर बिकॉज ऑफ द रिफ्ट वैली। ये आपको दिख रहा है अरेबियन प्लेट भी। तो ये हो गया हमारा रिफ्ट वैली के बारे में। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अफ्रीका का बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर है। इसके वजह से इसके बहुत सारे फीचर्स डिफाइन भी होते हैं। तो आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो रिफ्ट वैली है वो क्या है और वो किस तरीके से बन रही है। तो अभी हम चलते हैं अफ्रीका के कुछ फिजिकल फीचर्स देखते हैं हम। जैसे सबसे ऊपर जो है एटलस माउंटेन दिखेगा आपको, ये सबसे ऊपर मोरक्को, वेस्टर्न सहारा और अल्जीरिया को कवर करता हुआ एटलस माउंटेन है। एंड देन वी हैव द बिगेस्ट ड्राई डेजर्ट हियर, लार्जेस्ट सहारा का डेजर्ट है, और यहाँ पे एक रीजन है साहेल का रीजन। उसके बाद में हमें क्या दिख रहा है, जो कोंगो है, जहाँ पे कोंगो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है, वहां पे कोंगो बेसिन है। और अफ्रीका के अंदर काफी डेजर्ट्स हैं। एक तो यहाँ पे कतारा डिप्रेशन है, देन वी हैव द लिबियन डिप्रेशन, वी हैव द नुबियन डिप्रेशन। इन सब के बारे में हम डेजर्ट वाले सीरीज के अंदर भी, डेजर्ट वाले लेक्चर में हम पूरी डिटेल से स्टडी करेंगे। एक बार हम इसको बहुत ऊपर से देख लेते हैं कि कौन से फीचर्स हैं। तो जब हम
सदर्न अफ्रीका में चलते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, नामीब डेजर्ट। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नामीब डेजर्ट जो है वो सदर्न अफ्रीका में है और ये जो है ये नुबियन डेजर्ट है। एंड देन वी हैव अ कालाहारी डेजर्ट हियर, यहाँ पे ड्रेकन्सबर्ग है और यहाँ पे ग्रेट कारो है। ये कुछ फिजिकल फीचर्स हैं इसके जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर लोकेटेड हैं। ये मैंने अलग से एक उसी मैप को क्रॉप करके यहाँ पे डाला है सो दैट जो स्मॉल स्मॉल कंट्रीज हैं जो हमें जनरली बड़े मैप में दिखाई नहीं देती हैं उनको हम क्लियरली देख सकें। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये वाला जो कंट्री सेनेगल है और उसी के अंदर हमारा ये दी गाम्बिया का छोटा सा कंट्री है। बिल्कुल यहाँ पे देखो बहुत छोटे छोटे से कंट्री है, जैसे देखो टोगो का कंट्री है, बिल्कुल एक छोटा सा स्ट्रिप टाइप निकला हुआ है। और यहाँ पे सीरा लियोन का, ये दीज आर वेरी एक्चुअली पुअर कंट्रीज ऑल्सो। यहाँ पे दिखेगा आपको ये वाला एक छोटा सा आइलैंड और ये बिल्कुल छोटा सा आयत की तरह निकला हुआ एक भाग हो जाएगा इक्वेटोरियल गिनी का। एंड देन ये छोटा सा आइलैंडी कंट्री है जिसका नाम है साओ टोमे एंड प्रिंसिपी। ठीक है, तो अभी हम वन बाय वन सारी कंट्रीज की स्टडी करते हैं। जैसे हमने यूरोप और एशिया को डिवाइड करा था वैसे हमने इसको कुछ सब रीजन्स में डिवाइड कर लिया है। एंड वी विल बी स्टडीइंग द सब रीजन्स की हम नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका की अलग से स्टडी करेंगे ताकि हम सारी कंट्रीज को डिटेल में देख सकें। लेट्स स्टार्ट विद द नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका में हमने देखा था कौन सी कंट्रीज आती है, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीशिया, इजिप्ट का कैपिटल है काहिरा जहां पे बहुत सारे हमें पिरामिड भी मिलते हैं। मिस्र के पिरामिड जो हम सुनते हैं नील रिवर के पास वो सब इजिप्ट में है। इजिप्ट का ये वाला एरिया देखो ये एशिया के अंदर फॉल होता है। एंड देन वी हैव सूडान, चाड, नाइजर, माली एंड मारिजुआना। तो ये सारी कंट्रीज हो गई। और अगर हम देखें कि कौन सी वाटर बॉडीज से कनेक्ट हो रही है तो ऊपर वाली हम अगर पूछे कि मेडिटेरेनियन सी के साथ अफ्रीका की कौन सी कंट्रीज अपना बॉर्डर ओपन करती है तो हम क्या आंसर करेंगे, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया एंड इजिप्ट। ये सारी की सारी मेडिटेरेनियन सी में ओपन होती है। और यहाँ से आपको नाइल रिवर भी जाती हुई दिख रही होगी। ये नाइल रिवर जो है ये मेडिटेरेनियन सी में ड्रेन होता है, इसका वाटर याद रखना है हमें। नाइल रिवर कहाँ पे ड्रेन होती है, मेडिटेरेनियन सी के अंदर। एंड देन हियर वी हैव रेड सी। रेड सी के साथ कौन सी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज बॉर्डर बनाती हैं, इजिप्ट। देखो इजिप्ट जो है ये मेडिटेरेनियन सी के साथ भी बॉर्डर ओपन करता है और रेड सी के साथ भी करता है। सो इसका जो लोकेशन है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव सूडान, यहाँ पे साउथ सूडान है। साउथ सूडान जो है वो एक्चुअली लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये थोड़ा पुराना मैप है। एंड देन वी हैव द इरिट्रिया, यूथोपिया, ये यूथोपिया लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो रेड सी के साथ कौन सी तीन कंट्रीज हैं, इजिप्ट, सूडान एंड इरिट्रिया। हमने यहाँ पे पढ़ा था बाबल मंदब जो जिबूती और यमन के बीच में था और रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कवर कर रहा था। देन वी हैव दी सोमालिया हियर जो बिल्कुल हॉर्न है। अगर आपने इंडियन मॉनसून के बारे में कभी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि यहाँ से आने वाली जो ट्रेड विंड्स हैं वो यहाँ से टकरा के इस तरफ निकल जाती हैं। तो ये हो गया हमारा सोमालिया बिल्कुल ऑन दी हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये देखो ये वाली सारी कंट्रीज हैं, इनको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। उसके अलावा हमारी कौन सी कंट्रीज कवर होती है इसके अंदर, केन्या, युगांडा, रवांडा और बुरांडी। रवांडा और बुरांडी जो है ये आपने किगाली एग्रीमेंट पढ़ा होगा। किगाली एग्रीमेंट बहुत फेमस एग्रीमेंट है। तो वो इसी रवांडा की जो कैपिटल है किगाली, इसके अंदर साइन हुआ था, इसलिए उसका नाम किगाली एग्रीमेंट रखा था। तो जो रवांडा है ये कौन सी कंट्रीज के बीच में है, ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, बुरांडी और तंजानिया। 4 कंट्रीज के बीच में सैंडविच्ड है। फिर से देखो जो रवांडा है ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, तंजानिया और बुरांडी, इन चारों कंट्रीज के बीच में है। वेयर इज बुरांडी जो है वो 3 कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। कौन सी, रवांडा के साथ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ और तंजानिया के साथ। ठीक है, ये हमें इनका लोकेशन ध्यान रखना है।
इन लेक्स के बारे में हम सेपरेटली पढ़ेंगे, बट क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है एक लेक विक्टोरिया, तो जो लेक विक्टोरिया है ये हमने पढ़ा था, यहाँ से हमारा जो ग्रेट रिफ्ट वैली था वो निकल रहा था, ये सारी लेक्स उसी से बनी हुई है। तो जो लेक विक्टोरिया है ये 3 कंट्रीज के अंदर अपना शेयर करती है वाटर। कौन सी? युगांडा के साथ, केन्या के साथ और तंजानिया के साथ। हमें ये याद रखना है। लेक विक्टोरिया से ये है जो 0 डिग्री इक्वेटर लाइन भी निकलती है। आई होप आप अपनी कॉपी में ये नोट कर रहे होंगे। लेक विक्टोरिया से इक्वेटर की लाइन क्रॉस करती है और ये 3 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है, युगांडा, केन्या और तंजानिया के साथ। ये देखो मैंने हॉर्न ऑफ अफ्रीका का आपको अलग से डायग्राम दिया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि इरिट्रिया, यूथोपिया, जिबाउती और सोमालिया आता है। ये चारों कंट्रीज हॉर्न ऑफ अफ्रीका के। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्यों कहलाती है ये आप इजीली समझ सकते हो, क्योंकि दूर से बिल्कुल ये एकदम ऐसे हॉर्न की तरह लगता है, तो इसलिए इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। आपको याद होना चाहिए कि कौन सी 4 कंट्रीज हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आती है और उसकी लोकेशन क्या है। Then let's come to the Southern Africa. Southern Africa के अंदर कौन सी कंट्रीज आती है? मालावी, ये छोटी सी कंट्री है यहाँ पे मालावी, जिसके अंदर लेक मालावी है। मालावी, जाम्बिया, अंगोला, नामीबिया, बोस्टवाना जिसके अंदर कालाहारी डेजर्ट है, साउथ अफ्रीका, लेसोथो और यहाँ पे स्वाजीलैंड। ये सारी कंट्रीज जो है ये सदर्न अफ्रीका की कंट्रीज हैं। और यहाँ पे हमारा मेडागास्कर जो बिल्कुल अलग से आइलैंड है, जो यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल के थ्रू कनेक्टेड है। ऑरेंज रिवर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप नोट कर लीजिए। ऑरेंज रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है? देखो साउथ अफ्रीका से निकलती हुई नामीबिया और बोस्टवाना, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो बोस्टवाना से भी आती है, वहां से निकलती हुई ये अटलांटिक ओशन में अपना वाटर ड्रेन करती है। ये यहाँ पे हमने ड्रेकन्सबर्ग पढ़ा था, तो ये ड्रेकन्सबर्ग, लेसोथो के अंदर ड्रेकन्सबर्ग जो है उससे निकलती है और अटलांटिक ओशन में फॉल होती है। जो ऑरेंज रिवर है अगर आप देखो तो ये नामीबिया और साउथ अफ्रीका का बॉर्डर बनाती है। सी आप देख रहे हो, ये दिस वन इज द बॉर्डर ऑफ साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया, ये आपको याद रखना है। और ये साउथ अफ्रीका और लेसोथो का भी बॉर्डर बनाती है। तो ऑरेंज रिवर कौन सी 2 डिफरेंट बॉर्डर्स पे है? एक तो नामीबिया और साउथ अफ्रीका का, और एक साउथ अफ्रीका और लेसोथो को। निकलती कहाँ से है? लेसोथो के अंदर जो ड्रेकन्सबर्ग है वहां से निकलती है ये। और हम एक बार जाम्बेजी रिवर के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे। जाम्बेजी रिवर जो है ये ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है और इंडियन ओशन के अंदर अपना पानी ड्रेन करती है, यहाँ पे ये डेल्टा बनाती है। इसी जाम्बेजी रिवर के ऊपर ही विक्टोरिया फॉल है। विक्टोरिया फॉल जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाटरफॉल है, लार्जेस्ट वाटरफॉल है। और इसका हाइट कितना है? 1708 किलोमीटर, 1708 मीटर्स। किलोमीटर्स तो हम बिल्कुल स्पेस में चले जाते। लॉन्ग, ये लार्जेस्ट वाटरफॉल है जिसका हाइट है 1708 मीटर्स। और ये कौन सी रिवर पे है? जाम्बेजी रिवर पे। और कौन सी कंट्रीज के बीच में? जाम्बिया एंड बोस्टवाना के बीच में। सो दिस वाज द सम इम्पोर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। हम चलते हैं सेंट्रल अफ्रीका में। सेंट्रल अफ्रीका में यहाँ पे ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो आता है हमारा चाड, साउथ सुडान जिसका कैपिटल है जुबा, एंड देन दोनों कोंगो कंट्रीज, कोंगो एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। देन वी हैव अंगोला, यहाँ पे है हमारा गैबोन जो किसमें ओपन होता है? अंगोला बेसिन के अंदर। अंगोला के नाम पे इसका नाम रखा है अंगोला बेसिन, और ये अटलांटिक ओशन के अंदर है। देन वी हैव द साउथ ओमेन प्रिंसिपी, देन इक्वेटोरियल गिनी एंड कैमरून एंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ये सारी कंट्रीज आती है सेंट्रल अफ्रीका के अंदर। आपको इनका लोकेशन ध्यान रखना है। जैसे हमें अगर पूछा जाए कि इसमें से लैंडलॉक्ड कौन सा है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो चाड है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है या साउथ सुडान है, ये सारी की सारी लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। रेदर देन बाकी ये जितनी भी कंट्रीज हैं ये सब अपना बॉर्डर जो है ये अटलांटिक ओशन के साथ ओपन करती हैं। उसके बाद हम वेस्टर्न रीजन में चलते हैं। ये डायग्राम हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक बार हम फिर से देखते हैं। तो इसमें जो माली है और नाइजर है ये दोनों, और बुर्किना फासो जो है ये लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं।
लैंडलॉक्ड कंट्रीज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि क्या होती है लैंडलॉक्ड कंट्रीज। और बाकी कंट्रीज के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारे पास गाना था, टोगो था, बेनिन था, नाइजीरिया था, ये सब अपना अटलांटिक ओशन के अंदर बॉर्डर शेयर करती हैं और छोटी छोटी सी कंट्रीज हैं वेस्टर्न अफ्रीका की। अभी क्योंकि अफ्रीका काफी बड़ा कंट्री है और इसमें वाटर बॉडीज सिर्फ इसके चारों तरफ है, कोई आइलैंडिक कंट्रीज नहीं है, जैसा कि हमने यूरोप में देखा था कि बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स बने हुए थे और बीच में बहुत सारी वाटर बॉडीज भी थी, जबकि अफ्रीका में ऐसा नहीं है। अफ्रीका पूरा एक प्लेट है, बीच में उसमें ड्रिफ्ट की वजह से लेक्स बन गई है, लेकिन उसमें सिर्फ दोनों तरफ ओशियन है और बाकी वाटर बॉडीज के साथ ज्यादा ओपन नहीं है। तो इसके अंदर काफी सारे लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, टोटल 16 लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। हमें ध्यान रखना है कि अफ्रीका के अंदर कौन कौन सी लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। सो हम देखते हैं कि एक तो जो साउथ अफ्रीका के अंदर दोनों कंट्रीज बनी हुई हैं, लेसोथो और स्वाजीलैंड, लेसोथो और स्वाजीलैंड दोनों लैंडलॉक्ड है क्योंकि ये अफ्रीका के अंदर है। देन वी हैव बोत्सवाना, जिम्बाब्वे एंड जाम्बिया, और उसके बाद मालावी जो बिल्कुल छोटा सा कंट्री हमने यहाँ पे देखा था। देन रवांडा एंड बुरांडी, देन युगांडा, यूथोपिया, साउथ सुडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, नाइजर, माली एंड बुर्किना फासो, ये सारी इसकी लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा और एलिमिनेशन में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये इसकी 16 लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं जो आप एक बार फिर से देख लेना। अगर हम एरिया वाइज कंट्रीज की बात करें अफ्रीका में, तो अगर हम 10 लार्जेस्ट कंट्रीज की बात करें तो कौन सी हो जाएगी हमारी? सबसे पहले अल्जीरिया, देन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, सुडान, लीबिया, चाड, नाइजर, अंगोला, माली, देन साउथ अफ्रीका एंड देन यूथोपिया। ये इसकी एरिया वाइज 10 बड़ी कंट्रीज हैं। इसमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि लैंडलॉक्ड बताओ तो आप मार्क कर सकते हो माली, नाइजर, चाड एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो एंड यूथोपिया। इसमें से 5 तो लैंडलॉक्ड ही हो गई है। उसके बाद अगर हम स्मॉलेस्ट कंट्रीज ऑफ एरिया वाइज बात करें तो हम क्या देखेंगे कि हमारी सबसे ये छोटी छोटी आइलैंडिक कंट्रीज हैं, जैसे कि सिचेल्स हो गया, साउथ ओम प्रिंसिपी हो गया, देन हमारा मॉरिशियस हो गया, कोमोरोस हो गया, केप वर्डे हो गया, गाम्बिया। गाम्बिया कहाँ देखा था हमने? यहाँ पे सेनेगल के अंदर जो कंट्री बना हुआ था गाम्बिया, वो बिल्कुल छोटा सा। देन साउथ अफ्रीका के अंदर जो कंट्री था स्वाजीलैंड, जिबाउती बिल्कुल छोटा सा हॉर्न ऑफ अफ्रीका का कंट्री, देन रवांडा और उसके जस्ट नीचे जो था हमारा बुरांडी। ये सारी इसकी 10 छोटी कंट्रीज हैं। अभी अफ्रीका के जो आइलैंड्स हैं उनको वनीला आइलैंड्स बोलते हैं। नाउ दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट और ये काफी बार न्यूज में रहता है। वनीला आइलैंड्स, एक हमने स्पाइस आइलैंड भी पढ़ा था जब हम एशिया कॉन्टिनेंट की बात कर रहे थे, तो हमने इंडोनेशिया के अंदर एक मोलुक्का आइलैंड करके बताया था जिसका नाम स्पाइस आइलैंड भी था। वो स्पाइस आइलैंड है, तो ये वनीला आइलैंड है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वाई वनीला आइलैंड, इसका नाम वनीला आइलैंड क्यों रखा है? क्योंकि वनीला का जो फ्लेवर होता है, जिस एक्सट्रैक्ट या जिस फ्लावर से वनीला बनता है, वो यहाँ पे इन 6 आइलैंड्स के अंदर बहुत प्रोड्यूस होता है। तो इसकी वजह से, उस फ्रेग्रेंस की वजह से इसका नाम रखा है वनीला आइलैंड। तो वनीला आइलैंड क्या है? ये एक्चुअली इन आइलैंड्स का एक बना हुआ ग्रुप है। वनीला आइलैंड कोई अलग से कोई आइलैंड नहीं है, बल्कि कोमोरोस, मॉरिशियस, मेडागास्कर, रीयूनियन आइलैंड, सेचेल्स, मालदीव्स और मेयोत का एक ग्रुपिंग है जिसको वनीला आइलैंड नाम दिया है, और ये इंडियन ओशन कमीशन के अंदर आता है। तो इन्होंने क्यों नाम दिया? इन्होंने बोला कि हम बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं, तो हमारा जो है वो सिंगल ब्रांड मार्केटिंग नहीं होता है, मतलब रेदर देन कॉम्पिटिंग विद ईच अदर, हम सब एक साथ में हमारा ब्रांडिंग करते हैं टूरिज्म के लिए, क्योंकि सारी आइलैंडिक कंट्रीज हैं और हम सबको अच्छा लगता है कि हम आइलैंडिक कंट्रीज पे जाएं। तो इन सब ने एक ग्रुप बना लिया और अब ये एक साथ अपना मार्केटिंग करते हैं और उसको नाम दिया इन्होंने वनीला आइलैंड। अगर हम इनकी लोकेशन देखें तो सबसे ऊपर आता है सिचेल्स। एक बार हम यहाँ पे 0 डिग्री डाल लेते हैं, ये हमारा इक्वेटर का लाइन है, नहीं सॉरी, ये 10 डिग्री का लाइन है। इक्वेटर का लाइन हमारा यहाँ से जाता है, ऊपर से जाएगा। तो इनमें से किसी भी आइलैंड से जो है वो इक्वेटर क्रॉस नहीं होता है। तो सबसे ऊपर है हमारा सेचेल्स, ये हमारा मेडागास्कर, यहाँ पे हमारा मॉरिशियस, रीयूनियन, यहाँ पे कोमोरोस, मेयोत,
ये सारे हमारे आइलैंड्स जो हैं ये हैं वनीला आइलैंड्स, इनको नाम दिया गया है वनीला आइलैंड, ठीक है। उसके बाद में जो अफ्रीका में क्योंकि बहुत सारी लेक्स हैं तो उनको नाम दिया गया है ग्रेट लेक्स। जैसे हम ग्रेट लेक्स ऑफ यूएस एंड कनाडा, ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, वैसे ही ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका भी हैं। ये जो सारी लेक्स हैं ये रिफ्ट वैली का पार्ट है। हमने पढ़ा था, सबसे पहले ही हमने पढ़ा था कि जो रिफ्ट वैली है उसकी वजह से बनी हुई है। तो कुछ जैसे कि ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डिटेल्स हैं इन लेक्स के बारे में, हम देख लेते हैं कि जो लेक्स जो हैं जो वाइट नाइल रिवर के अंदर ड्रेन होती है वो कौन सी है, लेक विक्टोरिया, लेक अल्बर्ट और लेक एडवर्ड। इसमें से जो लेक विक्टोरिया है ये पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है और इसमें से इक्वेटर की लाइन जो है वो भी क्रॉस करती है। और उसके बाद में है जिसके अंदर कोंगो रिवर ड्रेन होती है वो कौन सी है, लेक तंजानाकिया और लेक किवू। लेक तंजानाकिया जो है ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है, किसके थ्रू, वॉल्यूम और डेप्थ। वॉल्यूम और डेप्थ में ये सेकंड नंबर पे आती है। और जो लेक विक्टोरिया है वो किसमें थर्ड नंबर पे थी, एरिया वाइज फ्रेश वाटर लेक थी। उसके बाद में है कि ड्रेन्स इनटू जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी रिवर में कौन सी, जाम्बेजी रिवर कौन सी में ड्रेन होती है, लेक मालावी। जो लेक मालावी है वो जाम्बेजी रिवर में ड्रेन होता है। एंड देन एक जो लेक तुर्काना है ये पूरा एंडोरिक बेसिन है कि इसके अंदर कोई भी रिवर जो है वो ड्रेन नहीं होती है, कोई दूसरी तरफ से इनपुट नहीं है इसमें, ठीक है। तो एक बार हम इनकी लोकेशंस देख लेते हैं। देखो ये रहा लेक तुर्काना, बिल्कुल अलग ही है ये लेक तुर्काना, एंडोरिक बेसिन में था। देन वी हैव द लेक कायागो, लेक अल्बर्ट, लेक एडवर्ड और यहाँ पे हमारी लेक कीवू और ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री जो लेक विक्टोरिया से निकल रहा है। आप देखो लेक एडवर्ड को ऊपर से निकल रहा है, लेक एडवर्ड को क्रॉस नहीं कर रहा है, रेदर ये लेक विक्टोरिया को क्रॉस करके जा रहा है। देन वी हैव द लेक तंजानाकिया जो हमारी वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट वॉल्यूम एंड डेप्थ वाइज फ्रेश वाटर लेक थी और लेक विक्टोरिया की थी थर्ड लार्जेस्ट एरिया वाइज। यहाँ पे फिर हमारी लेक मेवरू, लेक रुकाना और लेक मालावी, लेक रुकवा और यहाँ पे हमारी लेक तंजानाकिया, लेक तो हमारी जो ग्रेट लेक्स है उसके बारे में अब हम उनका डायग्राम में देख लेते हैं। लेक तुर्काना यहाँ पे, लेक कायगो, लेक अल्बर्ट, लेक एडवर्ड, लेक विक्टोरिया। ये देखो जो इक्वेटर है वो लेक विक्टोरिया के अंदर से क्रॉस कर रहा है। लेक विक्टोरिया कौन सी वजह से थर्ड लार्जेस्ट थी, एरिया वाइज थर्ड लार्जेस्ट थी। और यहाँ पे है लेक तंजानाकिया, तंजानाकिया सेकंड नंबर पे किस पे थी, वॉल्यूम एंड डेप्थ की वजह से सेकंड लार्जेस्ट थी। यहाँ पे हमारा लेक कीवू है, यहाँ पे हमारा लेक रुकवा है, लेक मालावी है यहाँ पे और यहाँ पे लेक हमारा मेवरू। ये सारी लेक्स अफ्रीका की ग्रेट लेक्स कहलाती है और ये रिफ्ट वैली में आती है। ये देखो इनकी लोकेशंस हैं। दिस इज द सेम डायग्राम, बस आसपास की कंट्रीज के साथ दिया है मैंने इसको। तो दिस वाज ऑल अबाउट द अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सारे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल एंड जो ग्रेट रिफ्ट वैली है और ग्रेट लेक्स है उसके बारे में हमने डिटेल से स्टडी कर लिया है। आई होप आपको सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें इस ईमेल पे या नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्थ अमेरिका के जितने भी पॉलिटिकल एंड कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स एंड फैक्चुअल डिटेल्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।